इस वीडियो में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स के पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसके अलावा इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है। तो इस पूरे चैप्टर की हमारी सिर्फ 2 ही वीडियो आएंगी, जिसमें यह है पार्ट 1, इसके बाद आएगा पार्ट 2। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या रहेगा, जल्दी से शॉर्ट में समझ लो। पार्ट 1 में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है, कुछ छोटे छोटे टर्म बात करेंगे, स्केर्सिटी क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होती है, इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इनके बीच क्या डिफरेंस है, ये हम लोग यहाँ तक बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सेकंड जो आपका पार्ट रहेगा उसमें हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इनके बीच क्या डिफरेंस है, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है। तो हम लोग 3 प्रकार की इकोनॉमी पढ़ेंगे, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, और ये चैप्टर आपका हो जाएगा समाप्त। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में चैप्टर है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी और बात करेंगे सबसे पहले कि आखिर ये इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो देखो, जो इकोनॉमिक्स वर्ड है, अगर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें, अंग्रेजी भाषा में अगर हम लोग बात करें और इकोनॉमिक्स का मतलब समझें, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो हमने ग्रीक टर्म ओइकस एंड नीमेन, नाम जरा याद रखना, थोड़े से अटपटे नाम है। नाम क्या क्या है देखो, आपको सामने स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं ग्रीक वर्ड। एक तो ओइकोस, एक है नीमेन। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नीमेन का मतलब होता है मैनेजमेंट। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अब आप कहोगे सर इकोनॉमिक्स का मतलब मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, ऐसा नहीं है। ये हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और ये जो वर्ड है ये इंग्लिश के वर्ड नहीं है। वर्ड कौन से हैं, ग्रीक वर्ड हैं। ये आपसे एक है ना 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। तो इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया है, ग्रीक टर्म या ग्रीक वर्ड ओइकोस और नीमेन से। ओइकोस मीन्स आपका हाउस होल्ड और नीमेन मीन्स मैनेजमेंट, और दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। देखो जरा, तो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स क्या है, पहली चीज ये साइंस है। अब साइंस क्या होती है आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हो, जिसमें थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सारी नॉलेज मिलती है, जिसमें काफ़ी सारे सर्टेन फिक्स्ड प्रिंसिपल्स होते हैं जो वेरीफाइड होते हैं, जो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। ये सब चीज़ें साइंस होती हैं। यहाँ पर सेम इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही है। इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से हैं, आगे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट की है ना, तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, काफ़ी सारे लॉ पढ़ेंगे हम लोग, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस हुआ, बहुत सारे लॉ हैं। तो आप लोग पूरी बुक पढ़ोगे, परेशान मत हो, ठीक। तो पहली चीज़ तो इकोनॉमिक्स हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स हमारी एक साइंस है। किस चीज़ की साइंस है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स साइंस है ह्यूमन बिहेवियर के, लेकिन साइंस जो नॉर्मल थी वो ह्यूमन बींग्स की थी, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर है। सिर्फ बिहेवियर का मतलब इंसान कैसे बिहेव करता है। अब आपको कि सर इकोनॉमिक्स में हमें ये सब क्या पढ़ना है कि ह्यूमन कैसे बिहेव कर रहा है। देखो जरा मेरी बात सुनो, सपोज करो मैं आपको इस पेन की बात करता हूँ थोड़ा सा। ये पेन मार्केट में 5 रुपये का मिलता है ओनली, आज की डेट में आपके पास ओनली 10 रुपये हैं। आप गए मार्केट से एक ब्लू पेन एक ब्लैक पेन खरीद के लेके आ गए, ठीक। आपका बिहेवियर क्या है, आपके पास 10 रुपये थे, 2 पेन खरीद के लेके आ गए, यहाँ तक तो बात ठीक है। बट सपोज करो इस पेन की प्राइस अब बढ़ के 10 रुपये हो गई, पहले 5 थी अब बढ़ के कितनी हो गई, 10 रुपये। अब बताओ पेन 2 खरीदोगे 1 खरीदोगे, अब पेन खरीदोगे सिर्फ 1। ये है आपका बिहेवियर, इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन बिहेवियर। कि जनरली जब प्राइस बढ़ती है तो हम लोग डिमांड कम करते हैं, यानी कम खरीदते हैं। तो यही है हमारी इकोनॉमिक्स, यही सब चीज़ें पढ़नी है हमें। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न्ड विद द एलोकेशन ऑफ स्केर्स मीन्स। देखो आपको डेफिनेशन दिख रही है, कंसर्न्ड विद द एलोकेशन ऑफ स्केर्स मीन। अब यहाँ पर अगेन एक नया वर्ड आ गया, स्केर्स मीन। एलोकेशन तो पता है ना, आपको एलोकेट करना है। स्केर्स मीन्स का मतलब होता है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज। स्केर्स का मतलब लिमिटेड और मीन्स का मतलब रिसोर्सेज। तो स्केर्स मीन्स का मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न्ड विद द एलोकेशन ऑफ स्केयर मीन्स, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज को आपको एलोकेट करना है। अब लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे हैं, जरा मेरी बात सुनो। आपके पास खर्चे तो बहुत सारे हैं, ठीक। आपकी ही मैं बात करूँ, 11th क्लास के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं। सपोज करो आपको मैंने 100 रुपये दिए, ठीक। अब ये बताओ कहाँ खर्च करोगे।
अब आप कहोगे सर 100 रुपये कहाँ खर्च करेंगे, 10 मिनट नहीं लगेंगे, हम खर्च कर देंगे। क्यों खर्च कर देंगे? क्योंकि हमारे पास एलोकेट करने की काफ़ी सारी जगह हैं। आप कहोगे सर एक कॉपी लेंगे 50 रुपये की, 50 रुपये का कुछ खा पी लेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा। एक दूसरे स्टूडेंट से पूछा, उसने कहा सर मेरे को 20 रुपये के मैं पेन खरीदूंगा, एक 25 रुपये की कॉपी खरीदूंगा, उसके बाद 20 रुपये के मैं समोसे खाऊंगा, उसके बाद 2-3 उसने अपने खर्चे और बता दिए। ठीक, अच्छी बात है। चलो, मैंने एक और स्टूडेंट से पूछा, उसने कहा सर पहले तो एक 49 रुपीज़ का नेट पैक। मैंने कहा यार 49 का कौन सा नेट पैक आता है? बोलता सर वो तो मैं चला लूँगा कैसे भी काम, 6 GB नेट मिल जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है आपकी इच्छा है। उसने कहा, मैंने कहा बाकी? बोलता सर बाकी मैं 50 रुपये का खाऊंगा पीऊँगा। मैंने कहा वेरी वेरी गुड। तो आप ये सारे देख रहे हो, ये सारे अल्टरनेटिव्स हैं। अब इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है? ह्यूमन बिहेवियर, कि आप कैसे बिहेव करते हो। और स्केर्स मीन्स का मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ पर मैंने जो आपका एग्जाम्पल दिया उसमें लिमिटेड क्या था? लिमिटेड थे पैसे। कितने थे? सिर्फ 100 रुपये। ठीक, तो 100 रुपये को ही आपको एलोकेट करना है। आप कहाँ कहाँ एलोकेट करोगे वो आपकी इच्छा है। तो पहली चीज, इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी आप लोग डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, और ये भी पता चल गया होगा कि इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या है, कि रिसोर्सेज हमारे पास फिक्स हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है, इन्हीं को आपको यूटिलाइज करना है, और कैसे यूटिलाइज करोगे उसके बारे में भी थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। तो पहली लाइन, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न्ड विद द एलोकेशन ऑफ स्केर्स मीन इन सच अ मैनर। अब जो स्केर्स मीन है, जो लिमिटेड रिसोर्स हैं, उनको कैसे एलोकेट करेंगे वो बात भी सुन लो, और ये डेफिनेशन हो जाएगी खत्म। तो कैसे एलोकेट करोगे? दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। अगर एक कंज्यूमर खर्चा कर रहा है तो उसे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो उसे प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। अब इकोनॉमी के अंदर या कंज्यूमर होता है, या प्रोड्यूसर होता है, या एक सोसाइटी भी तो होती है। तो सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज हिज सोशल वेलफेयर। ये डेफिनेशन हो गई आपकी समाप्त। पूरी डेफिनेशन जरा एक बार और सुन लो। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न्ड विद द एलोकेशन ऑफ स्केर्स मीन दैट सच दैट consumer can maximize his satisfaction, producer can maximize his profit and society can maximize his social welfare। अब कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर जो आपने स्केर्स मीन बताया वो तो हम वर्ड भूल जाएंगे, क्या उसकी जगह हम लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं लिख सकते हैं? तो आप लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि इकोनॉमिक्स की खुद की लैंग्वेज है, आप उसमें अपनी मनगढ़ंत इंग्लिश नहीं चलाओगे। जो इकोनॉमिक्स के वर्ड्स हैं आपको वही यूज करना है। यहां तक बात समझ गए? चलो, इसके बाद कुछ छोटे छोटे वर्ड हैं, जैसे स्केर्सिटी है और चॉइस है। तो पहले हम लोग स्केर्सिटी की बात कर लेते हैं। स्केर्सिटी यानी अभी हम लोगों ने स्केर्स पढ़ा। स्केर्स का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज, और लिमिटेड रिसोर्सेज इनका यूजेस कैसा है? अल्टरनेटिव है, बहुत सारे यूजेस हैं, इसी को हम लोग स्केर्सिटी बोलते हैं। यानी हम जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ हमारे पास कम है, यही हमारा स्केर्सिटी कहलाता है। यार हमें सभी लोगों को पैसों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन क्या सभी के पास सफिशिएंट मनी मौजूद है? नहीं है, यही स्केर्सिटी। इकोनॉमी के पास पेट्रोलियम, डीजल, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, लिमिटेड है अनलिमिटेड है? ये लिमिटेड है, यही आपका स्केर्सिटी कहलाती है। क्यों? क्योंकि इनके यूजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अगर हम लोग पेट्रोल डीजल की बात करें तो हर एक इंसान को चाहिए, हर एक इंसान को गाड़ियां चलानी है, फिर एरोप्लेन्स भी चल रहे हैं, फिर ट्रक्स भी चल रहे हैं, काफ़ी जगह आपका पेट्रोल डीजल इस्तेमाल होता है। बट ये हैं कैसे? ये हैं एकदम लिमिटेड। ठीक, तो यही प्रॉब्लम आपकी स्केर्सिटी कहलाती है। देखो जरा, इट रेफर्स टू दिस सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव, क्या आपके पास है, इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव, क्या आप चाहते हो मतलब उससे कम है। हम चाहते हैं मेरे पास करोड़ों रुपए हों, ये हम चाहते हैं, विश टू हैव, बट हमारे पास हैं कितने? सिर्फ हमारे पास 20 रुपये या 100 रुपये, ये हमारे पास वाकई है। तो हमारे पास जो है वो बहुत कम है, किससे? जो हम चाहते हैं उससे। तो ये प्रॉब्लम ही आपकी स्केर्सिटी कहलाती है। तो इन अदर वर्ड स्केर्सिटी इंप्लाइज सिचुएशन व्हेन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन डिमांड ऑफ रिसोर्सेज। किसी चीज़ की सप्लाई कम है, आ बहुत कम रहा है, लेकिन हम लोग डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, यही सिचुएशन आपकी स्केर्सिटी कहलाती है। फिर आ जाओ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, या चॉइस की बात करते हैं। चॉइस का मतलब चूज़ करना। अब चूज़ हम लोग कब करते हैं? जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव मौजूद होते हैं, तब ये प्रॉब्लम अराइज होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की। अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। 100 रुपये मैंने आपको दिया अगेन। अब 100 रुपये का मैंने आपसे पूछा बेटा बताओ क्या क्या करोगे। अब एक ने कहा सर मैं समोसे खाऊंगा, सर एक ने कहा मैं कॉफ़ी खरीदूंगा, एक ने कहा सर मैं नेट पे करूँ, मतलब काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स मेरे को बता दिए गए।
अब रिसोर्सेज तो कितने हैं, सिर्फ 100 रुपये ही। इनके यूजेस कैसे हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। तो यही है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस कहाँ है कि 100 रुपये को आप कहाँ कहाँ चूज करोगे, कहाँ कहाँ लगाओगे 100 रुपये को, दैट्स कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। देखो जरा, तो चॉइस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। जो भी आपके पास लिमिटेड अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, आप उनमें रिसोर्सेज को किस प्रकार से एलोकेट करोगे, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और ये एराइज क्यों होती है, तो इट इमर्स बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्स। ये एराइज क्यों होती है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। और दूसरी चीज, रिसोर्सेज कैन एलोकेट टू अल्टरनेटिव यूजेस। और रिसोर्सेज को जो हम लोग एलोकेट करते हैं वो अल्टरनेटिव जगह कर सकते हैं, मतलब इनके यूजेस काफ़ी सारे हैं। जैसे 100 रुपये, तो 100 रुपये आप पता नहीं कहाँ कहाँ खर्च करते हो, तो आप जहां वाकई खर्च करोगे वो आपको देखना है, वही आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि आप कहां उसे चूज करके चल रहे हो। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास वो आपके सामने नजर आ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। चाहे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स है, दो वर्ड से मिलकर बनते हैं, माइक्रो प्लस इकोनॉमिक्स, मैक्रो प्लस इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स तो आप समझ गए, अब बात कर लेते हैं पहले कि ये माइक्रो क्या होता है, ये मैक्रो क्या होता है। देखो, जो माइक्रो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड, अगेन फिर माइक्रो की बात आ गई और वर्ड की ही बात आई, तो माइक्रो वर्ड ग्रीक वर्ड MIKROS माइक्रो से लिया गया है। कहां से, MIKROS माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल। और इकोनॉमिक्स के अंदर स्मॉल का मतलब होता है एक इंडिविजुअल फर्म या एक इंडिविजुअल इंसान या एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो, ठीक। जबकि जो मैक्रो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड MAKROS मैक्रो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लार्ज। और इकोनॉमिक्स के अंदर लार्ज का मतलब होता है इकोनॉमी एज अ होल, यानी पूरी इकोनॉमी की बात कर लो, पूरे देश की बात कर लो आप, ठीक। तो बड़ा आसान, माइक्रो वर्ड ग्रीक वर्ड MIKROS, मैक्रो वर्ड ग्रीक वर्ड MAKROS मैक्रोस। माइक्रोस का मतलब स्मॉल, मैक्रोस का मतलब लार्ज। सेकंड पॉइंट पर आ जाओ जरा। तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जरा वो भी देख लो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, देखो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं ये सारी इकोनॉमी की ही प्रॉब्लम होती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सब कुछ हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो अभी सिर्फ इतना समझो कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में ही पढ़ते हैं। तो अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए पढ़ें, एक इंडिविजुअल एक इंसान के लिए पढ़ें, तो किस में पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर पूरी इकोनॉमी के लिए हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं तो वो किस में पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बड़ा इजी पॉइंट देखो, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन कौन हो सकता है, एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पर इकोनॉमिक पढ़ेंगे पूरी इकोनॉमी एज अ होल के लिए। बात समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं या किससे कंसर्न करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ, यानी आपको क्या डिटरमाइन करना है, आपको डिटरमाइन करना है आउटपुट या प्राइस। आउटपुट का मतलब कितने गुड्स एंड सर्विसेज बने, उनकी प्राइस क्या है, वो भी सिर्फ किसकी, ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री। एक इंडिविजुअल फर्म की या एक इंडस्ट्री में कितना आउटपुट निकल रहा है, उसकी कितनी प्राइसेस हैं, ये सब कुछ हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं एग्रीगेट आउटपुट और जनरल प्राइस लेवल। एग्रीगेट का मतलब टोटल आउटपुट कि पूरे देश से, पूरी इकोनॉमी से कितने गुड्स एंड सर्विसेज बने। जनरल प्राइस लेवल का मतलब आज की डेट में प्राइस लेवल कैसा है, महंगाई ज़्यादा है, सस्ता मार्केट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, सब कुछ इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। इसमें एक पॉइंट और अगर आप लोग चाहो तो आप नोट कर सकते हो, छठवां पॉइंट। छठवां तो नहीं, आप यहाँ तीसरे की जगह यहाँ चौथा पॉइंट लाना, फिर इसे पांचवा कर देना, इसे छठवां कर देना, ठीक। क्योंकि ये पॉइंट आया तो मेरे को याद भी आ गया कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसी को हम लोग बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, आप लोग भी लिख लो मेरे साथ, ठीक, मेरी राइटिंग तो बड़ी अच्छी है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ प्राइस। तो बड़ा इजी पॉइंट है, आसानी से याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइस। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को तो इट इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट।
ठीक, तो आप लोगों को अगर नज़र आ रहा हो तो ठीक है, नज़र नहीं भी आ रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बोल दिया है। फोर्थ पॉइंट आपको क्या लिखना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ प्राइस बोलते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। चलो पांचवें पॉइंट की, यानी हम लोग इसके हिसाब से चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो देखो जरा, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जब भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो जो मैक्रो वेरिएबल्स रहेंगे वो कांस्टेंट, और जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो जो माइक्रो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट। अब बात कहोगे कि सर ये माइक्रो वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैक्रो वेरिएबल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बता दो। पहले मैक्रो वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं, यानी मैक्रो वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैक्रो की बात करूं, ध्यान रखना MACRO मैक्रो वेरिएबल्स। तो मैक्रो वेरिएबल्स के अंदर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल। अभी मैंने ये पॉइंट पढ़ा, ठीक, ये क्या होते हैं मैक्रो वेरिएबल्स। क्या क्या होते हैं, टोटल आउटपुट या एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल। ठीक, जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो मैक्रो वेरिएबल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट। अब अगर मैं मैक्रो वेरिएबल्स को हटा के एग्रीगेट आउटपुट या जनरल प्राइस लेवल को कहूँ कांस्टेंट रहेंगे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्रीगेट आउटपुट कह दो, जनरल प्राइस लेवल कह दो, या फिर एम्प्लॉयमेंट कह दो, टोटल एम्प्लॉयमेंट, ये हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। चलो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ बात करते हैं और बात करेंगे अब माइक्रो वेरिएबल्स की। तो माइक्रो वेरिएबल में क्या आता है, माइक्रो वेरिएबल्स में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, या इनकम और आउटपुट की बात कर लो, सिर्फ इनकम और आउटपुट। ठीक, तो ये किसके हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन समझते हो ना, एक इंसान के पास कितनी इनकम जा रही है, एक फर्म से कितना आउटपुट निकल रहा है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जबकि इसे मैक्रो में हम क्या मानेंगे, मैक्रो में इसे हम कांस्टेंट मानेंगे। अब आप कहोगे सर आपने एकदम खिचड़ी बना दी, तो परेशान मत हो, इतना याद मत रखो। सिर्फ आपको याद क्या रखना है अभी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। इसके बाद फिर है हमारे पास एक लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट, या आप इसे छठवां पॉइंट भी बोल सकते हो, वो है मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। जहां डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करती है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ठीक, ये बाकी है क्या, आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें पढ़ना है। अभी तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। नॉर्मल वर्ड है, वैसे समझ में आ रहे होंगे, बट इकोनॉमिक्स में क्या है मैं भी आपको हर एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो देखो, मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड और सप्लाई फोर्सेस प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम में जो मेन रोल प्ले करता है वो कौन प्ले करता है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं मार्केट फोर्सेस। जैसे एग्जांपल दिया है लाइक द प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग, ये सब कुछ एग्जाम्पल है। जरा मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखो, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेन रोल कौन निभाएगा, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर दो प्रकार की पॉलिसीज होती हैं, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। ये है क्या, ये पढ़ना है हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी क्लास 12th के अंदर। तो अभी आप लोग सिर्फ नाम याद रखो क्योंकि ये बड़े टॉपिक्स हैं। तो प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम लाइक द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इन्फ्लेशन। गरीबी को कैसे कम कर सकते हैं, बेरोजगारी कैसे कम कर सकते हैं, महंगाई कैसे कम कर सकते हैं, ये सब कुछ हमें नहीं पढ़ना है। ये सब कुछ किस में पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अभी सिर्फ छठवें पॉइंट में यानी पांचवें पॉइंट में सिर्फ इतना याद रखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेन रोल कौन प्ले करता है, आपके मार्केट फोर्सेस। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेन रोल कौन प्ले करता है, वो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज। तो इतनी बात समझ में आ गई। टोटल 6 पॉइंट हैं, याद रखना है आपको। और दूसरी बात, आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि सर कुछ नोट्स वगैरह भी तो प्रोवाइड कर दूं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी PDF है जो आपको मैंने अभी पढ़ा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बिल्कुल फ्री में ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द मेरा प्ले स्टोर पर ऐप भी आ रहा है झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के नाम से, तो आप लोग उसे भी डाउनलोड करें। चाहो तो कोर्सेज भी ले सकते हो बहुत सिंपल लैंग्वेज में। जो क्लास यहाँ पर मैंने 20 मिनट के लिए है वो वहाँ में 1 घंटे में बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल आराम से पढ़ाता, क्योंकि YouTube पे ज़्यादा लंबी वीडियोस अपलोड करना शायद पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाती हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी फॉर्मेलिटीज़ आप लोग खुद कर लें, लाइक वाइक। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।